हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। दोस्तों, मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 लेक्चर पूरा किया है, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, यह एक सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जो एक नगरीय सभ्यता थी। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है हमको। तो इसमें है कि सबसे इस सब के जानने से पहले हम बात करेंगे कि सभ्यता क्या होता है। तो सभ्यता के बारे में जान करेंगे। तो इसमें लिखा है सभ्यता, एक मिनट, सभ्यता लिखा है कि जब किसी भूभाग क्षेत्र पर रहने वाले समस्त लोगों के द्वारा एक ही संस्कृति का पालन किया जाता है तो वह सभ्यता कहलाती है। जैसे कि किसी भूभाग के, जैसे मान चलो बिहार में रहने वाले, तो बिहार के लोगों के द्वारा मतलब जिस तरह की एक ही तरह की सभ्यता, यहाँ पे रहन सहन खान पान जो सब एक ही है, इसी तरह के मतलब एक ही तरह की संस्कृति का पालन किया जाता है तो वह सभ्यता कहलाते हैं। जैसे कि लोगों का रहन सहन, खान पान, बात करने का व्यवहार जो सब एक तरह हो। आगे लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। आगे बात करते हैं इसके मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको कैसे पता चला। तो यहाँ है 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम टीलो पेंथर, क्या है, एक टीलो पेंथर नाम के व्यक्ति हुए के द्वारा कुछ अवशेष पर अनुसंधान किया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहे। मतलब इनको कुछ जानकारी मिली, उस पर ये अपना अनुसंधान किए, लेकिन सफल नहीं रहे। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक एक इतिहासकार है के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ अवशेष को प्राप्त किया गया, परंतु चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने में असफल रहे। मतलब चार्ल्स मेसन को भी कुछ जानकारी मिली, लेकिन ये भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में न बता पाए। उसके बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों में कुछ और खुदाई कराई गई, परंतु कनिंघम, यहाँ पे कनिंघम होगा, कनिंघम भी हड़प्पा सभ्यता का उजागर नहीं कर सका। क्या उसके बाद 1856 में कनिंघम आए तो इनको भी कुछ मिला, लेकिन ये भी उजागर नहीं कर पाए। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कोलकाता में भारत का पहला संग्रहालय म्यूजियम बनवाया गया, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसका नाम इंडियन म्यूजियम है। यहीं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का मुख्यालय है। ASI मतलब म्यूजियम बनवाया गया, जो लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया, उसके बाद उसके द्वारा ये किया गया। इसमें है कि 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, जो खुद एक पुरातात्विक था। क्या था? जो एक खुद पुरातात्विक मतलब खोजबीन करता था। इसी के द्वारा 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को बनाया गया। जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया। क्या? जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, जो एक पुरातात्विक था, इसी के द्वारा 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया, कि जो इसके जानकारी के बारे में जानने के लिए, तो जिसका प्रथम अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया गया। तो जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीमें गठित की गई यहाँ पे, कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में लाहौर के पास रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान से कुछ अवशेष को प्राप्त कर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। इसके अगले वर्ष, मतलब कब? इसके अगले वर्ष राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो की खोज की गई। शुरुआत में ये दोनों क्षेत्र सिंधु नदी घाटी में अवस्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दे दिया गया। मतलब क्या? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किसके? रावी नदी के तट पे
हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। शुरुआत में ये दोनों जो थे किसके नदी, सिंधु नदी के तट पे थे, इसलिए इस घाटी इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। आगे हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम मान लेंगे इसको बिंदु, तो यहाँ पे अगर ये देंगे तो पश्चिम होगा तो सूतका गैंडोर, पश्चिम में सूतका गैंडोर, और इसके उत्तर में बात करेंगे तो क्या मांडा, और ये आलमगीरपुर दक्षिण में जो इसको बात करेंगे, सॉरी पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ था। ये सूतका गैंडोर का बात करेंगे तो ये दास्क नदी, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे दास्क होगा, ये दास्क नदी, और मांडा जो है वो चिनाव नदी के पास है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है, और दैमाबाद परवार नदी के पास है। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था यहाँ तक था। इसके आगे है कि अगर और देखेंगे कहाँ कहाँ था, तो इसका विस्तार की बात करेंगे तो पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था खैबर पख्तूनवा था, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत तक, इन क्षेत्रों में पाकिस्तान में इसका विस्तार था। अफगानिस्तान के 16 से क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। और भारत में बात करेंगे हम तो जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली थी ये सभ्यता। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आकार का बात करेंगे तो इसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। और इसका स्टुअर्ट पिगट्स का कथन था, एक मतलब इतिहासकार इनका कथन था कि जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। आगे बात करेंगे, यहाँ पर नोट है कि पहले इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, परंतु कुछ और नदी घाटियों में इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा में खुदाई की गई थी। अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी खुदाई कहाँ हुई थी, हड़प्पा में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग कॉपर में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण, कांस्य बनाया प्रारंभ कर दिया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब क्या था कि इस सभ्यता के लोग कॉपर में टिन मिलाकर कांस्य एक अलग प्रकार की धातु बनाना प्रारंभ किया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करेंगे, और वहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य किससे कहाँ क्या मिला है, किस जगह से, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि हड़प्पा काल की महत्वपूर्ण स्थल। तो सबसे पहला हड़प्पा, तो इसकी खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने कराई थी। कब, 1921 ईस्वी में। इससे देखते हैं कहाँ, अगर इसकी बात करेंगे हम स्थिति, तो इसकी स्थिति वर्तमान में मांगटोमरी, वर्तमान साहिवाल जिला, पाकिस्तान है। किस पे, तो रावी नदी के तट पे है। आइए पर आप बात करते हैं कि प्रमुख साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से हमको मिला है 12 अन्नागार, श्रमिक आवास, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे के, ऐसे वृत्ताकार चबूतरे जो ईंटों के बनाए गए हैं, गेहूं और जौ के दाने, R37 एवं H कब्रिस्तान मिले हैं, ताबूत में रखे 100 मिले हैं, धातु निर्मित इक्का एवं गाड़ी मिली है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहाँ से मिले हैं, तो ये हमको हड़प्पा से मिली है। और बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी हमको हड़प्पा से मिला है। अगला देखते हैं, अगला है लोथल। तो लोथल का खनन रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। कब, तो 1957 ईस्वी में किया गया था। इसका अन्य नाम लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा किस स्थान को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। यहाँ से प्रारंभ साक्ष्य बात करेंगे तो गोदी या बंदरगाह कहाँ मिला है, लोथल से मिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है किसी भी हर एग्जाम में कि बंदरगाह
कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। उसके बाद फारस की मुहर या सील लोथल से। धान या चावल एवं बाजरा, घोड़े की लघु मीड़ मूर्ति, युगल सावधान मतलब साथ में दफनाया गया है। हाथी दांत एवं सीप का बना पैमाना, चक्की के 2 पार्ट, अग्निवेदी, मनके बनाने की कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। मम्मी की मॉडल प्राप्त हुआ। अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे तो अहमदाबाद जिला गुजरात भोगवा नदी के तट पे है। अगला स्थल के बारे में बात करेंगे कि मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। देखते हैं इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, अन्य नाम सिंधु का बाग। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। प्राप्त साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, 3 बंदरों वाला मनका, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, पशुपति शिव का मोहर एवं अंकन, मुहर पर नाव का चित्र, शिप निर्मित पैमाना, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड। ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसकी स्थिति वर्तमान में क्या है? तो लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। ये अभी सिंधु नदी घाटी के दाएं तट पर अवस्थित है। अगला हम बात करेंगे कि कालीबंगा, अर्थ है इसका काले रंग की चूड़िया। इसकी खोज अमलानंद घोष कब? 1953 ईस्वी में की थी। प्राप्त साक्ष्य की बात करेंगे हम तो हल से जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा। बच्चे के सिर की शक्ल, चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। अग्निवेदिका ये हवन कुंड कालीबंगा। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। काले रंग की मिट्टी की तथा कांच की चूड़ियाँ, एक साथ 2 फसलें बोए जाने का साक्ष्य भी हमको मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। लकड़ी की नालियाँ, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरे, कपड़े में लिपटा उस्तरा, मिट्टी के शंख, तंदूरी चूल्हों के पास साक्ष्य ये मिले हैं। इसकी वर्तमान स्थिति बात करेंगे तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। आगे हम बात करते हैं तो आगे है चुन्होदड़ो। चुन्होदड़ो गोपाल मजमूदार 1931 में इसकी खनन किया था। इसके प्राप्त साक्ष्य मनका बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रस्थान सामग्री जैसे लिपस्टिक। मतलब अगर सौंदर्य से जुड़ी किसी भी वस्तु के बारे में पूछता है कि कहाँ से मिला है तो उसका एक ही आंसर होगा चुन्होदड़ो। वर्गाकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह है, अलंकृत हाथी है, एकमात्र नगर जहाँ दुर्ग का अभाव था। जैसे कि जितने भी नगर मिले हैं उन सारे नगरों में दुर्ग थे और यही एक ऐसा मात्र नगर था जहाँ दुर्ग का अभाव था। कंघा एवं उस्तरा यहाँ से मिली है। इसकी स्थिति की वर्तमान में बात करेंगे तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। अगला हम बात करते हैं बनावली। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। प्राप्त साक्ष्य के बात करेंगे तो नगर को तारांकित विभाजित करती सड़कें, हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर, प्राक विकसित एवं उत्तर हड़प्पा यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बने हल की आकृति, लघु नारी मृग मूर्ति, अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे मिले हैं यहाँ से। स्थिति की बात करेंगे तो फतेहाबाद जिला हरियाणा में इसकी स्थिति है। आगे बात करेंगे तो रोपण यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई। कब? तो 1935 ईस्वी में। आधुनिक नाम इसका है तो इसका रूपनगर है आधुनिक नाम। आगे देखते हैं प्राप्त साक्ष्य मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है हमको कहाँ से मिला है? तो रोपण से मिला हुआ है। आगे है चट के बटखरे एवं कुल्हाड़ी, सेल खड़ी की मुहर, तांबे के बाणाग्रह। इसकी स्थिति की बात करेंगे वर्तमान में तो पंजाब भारत सतलुज नदी के बाएं तट पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनित स्थल। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा का सबसे प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था? तो ये कौन था? रोपण था। अगला है सुरकोटदा या सुरकोटदा। जगपति जोगी ने 1964 में की थी। यहाँ से प्राप्त घोड़े की हड्डियाँ,
शिला से ढकी कब्र, पत्थर की चिनाई वाले भवन, मतलब पत्थर पे कुछ करके बनाया गया है। स्थिति का बात करेंगे तो कच्छ जिला गुजरात में इसकी स्थिति है वर्तमान में। आगे बात करेंगे दैमाबाद। पीबी बोपर्डिकर 1958 में इसकी खोज की थी। प्राप्त साक्ष्य की बात करेंगे तो रथ चलाते मनुष्य की आकृति यहाँ से मिली है। सैंधव लिपि युक्त मुहर, 2 सिंहों की आकृति युक्त बर्तन, युवा पुरुष का समाधान यहाँ से मिला है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करेंगे इसकी तो वो है कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, परवार नदी के बाएं तट पे हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल था। क्या? तो दैमाबाद। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी पशुपति की जो मोहर मिली है वही है ये मोहर आपको दिख रहा होगा। क्या है? दाएं में गैंडा और भैंस है, बाएं पर बाघ और हाथी है और नीचे 2 हिरन हैं। 5 प्रकार के 6 पशु, शिव का आदि रूप जॉन मार्शल का कथन है। शिव का आदि रूप ये जॉन मार्शल ने बोला था। क्या है कि शिव का आदि रूप है इसमें। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता उस समय एक नगर निर्माण योजना थी। देखते हैं क्या थी उस समय की इसकी नगर निर्माण योजना। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर निर्माण योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अर्ध में दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। मतलब जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था वहाँ पे दुर्ग थे, मतलब एक थोड़ा ऊंचा स्थान था और एक थोड़ा नीचा स्थान था। तो जो ऊंचे स्थान थे उस पे शासक वर्ग रहते थे और जो निचला स्थान था वहाँ पे शासक मतलब जनता रहती थी। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह ग्रिड पद्धति मतलब जाल पर बनाए गए थे। इस व्यवस्था के तहत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। मतलब जाल पद्धति ऐसी थी ग्रिड पद्धति की वजह से कि यहाँ पे सड़क जो थी हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है। और यहाँ पे जो भी घर बने थे मतलब इसके किनारे हुए बने हुए थे और इनकी खिड़कियां बाहर की तरफ न खुलकर अंदर की तरफ खुलती थी। भवन 2 मंजिल होता था। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। ऐसे घर मिले हैं जिससे पता लगाया गया है कि उस समय के घरों में रसोई घर भी थी, आंगन भी थे, बीच में आंगन। हड़प्पा की वाणिज्य राजधानी लोथल थी। वाणिज्य राजधानी लोथल थी। अगर हम बात करें कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो बनारसी है, भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई, भारत की विरासत राजधानी हम बात करेंगे तो कोलकाता है। अगर हम बात करेंगे कि नगर निर्माण योजना में ज़्यादातर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था जिसका अनुपात 4:2:1 था। मतलब जो भवन बनाए गए थे उसमें ज़्यादातर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करेंगे कृषि। हड़प्पा सभ्यता की कृषि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर इत्यादि अनाज पैदा करते थे। सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले कपास का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडस कहते थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। गन्ने का कोई भी साक्ष्य से नहीं मिला है। मतलब कोई भी साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिला है। सिंधुवासी हल और यहाँ पे हल होगा, हल के प्रयोग से प्रसिद्ध थे जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हमने भी पढ़ा ना, कालीबंगा से मिला है। एक मिनट, ठीक है। आगे देखते हैं कि पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाले साढ़ ज्यादा पसंद था। सिंधुवासी हाथी और घोड़े से भी प्रचित थे परंतु इन्हें पालतू बनाने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी के लोग क्या थे? घोड़े और हाथी से भी प्रचित थे लेकिन
इनको पालतू बनाने का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बात करेंगे कि व्यापार व्यापार के बारे में हम बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत वाणिज्य एवं व्यापार था। सिंधुवासी भारत के अंदर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। इस सभ्यता के लोग कुछ अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य देशों के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे किसका व्यापार करते थे और यहाँ पे क्षेत्र लिखा गया है। चांदी, टीन का व्यापार कि यहाँ से अफगानिस्तान और फारस से करते थे। सोना ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा का व्यापार बलूचिस्तान से करते थे। सीसा ईरान अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालयी क्षेत्र से। सेल खड़ी ये बलूचिस्तान से करते थे। आगे है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त अभिलेखों से मेहुला के साथ व्यापार की चर्चा की गई है। मेहुला सिंध क्षेत्र के का प्राचीन नाम था। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार सिंधु घाटी का नाम, सिंध क्षेत्र का नाम, प्राचीन नाम क्या था? मेहुला था। आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे वहाँ पे प्रशासन मतलब चलते थे। तो हम बात करेंगे कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की विशालता को देखकर ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया कि सत्ता किसी केंद्रीय शक्ति के तहत संचालित होती थी। मतलब यहाँ के राजनीतिक के बारे में ज़्यादा बात पता नहीं चली, लेकिन इसके जो इतना विशाल प्रशासन था, इतना अच्छा यहाँ पे नगरीकरण था, इस सब को देख के पता लगाया गया कि यहाँ पे जो सत्ता थी एक केंद्रीय सत्ता थी। हंटर के अनुसार, हंटर एक इतिहासकार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्र आत्मक न होकर राजतंत्रात्मक था। इनका कहना था कि राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, जनता का शासन था। वहीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। वहीलर के अनुसार ये बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो था मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था, ठीक है, और उसमें धर्म की महत्ता थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, मतलब वहाँ के सामाजिक जीवन रहन सहन कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। मतलब प्रसाधन मंजूषा कहने का मतलब वहाँ पे प्रसाधन मतलब श्रृंगार उंगार के कुछ सामान मिला है। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे। मतलब इस यहाँ के लोग युद्ध पे विश्वास कम करते थे और शांति पे विश्वास ज़्यादा करते थे। आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। यहाँ पे जो भी अर्थव्यवस्था यहाँ पे चलती थी किसका? व्यापार और कृषि पर आधारित थी तथा इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्धि, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, तो किस पे आधारित थी? पशुपालन, दस्तकारी, दक्षता, समृद्ध, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर इसकी आर्थिक व्यवस्था आधारित थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। इसका व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, मिस्र से भी होता था। आगे है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। इसके प्रमुख बंदरगाह जो विदेशों से आयात किया जाता था, तो क्या था कि बंदरगाह कहाँ थे? लोथल थे, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। कृषि कार्य हेतु
पस्तर मतलब पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला है। संभवतः यह लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फावड़ा फाल मतलब कुदाल टाइप का कोई भी वस्तु नहीं मिला है। आगे देखेंगे, कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्य एवं पशुपालन तथा परिवहन में पशुओं का महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी आदि, भैंस, गाय, गधे, सुअर एवं कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। जो गुजरात है, गुजरात के निवासी क्या पालते थे? हाथी पालते थे। आगे हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी थी। बात करेंगे हम धार्मिक स्थिति के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। यहाँ पे ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूप में होती थी। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि पे विश्वास करते थे। मतलब उस समय भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पे भी विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों जैसे चुन्होदरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया है। मतलब यहाँ पे बलि प्रथा भी का भी प्रचलन था। आगे है कि मोहरों पर चित्रित देवता की को पशुपति, महादेव या शिव कहा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। यहाँ पे मूर्ति पूजा आरंभ है, लेकिन यहाँ पे सिंधु सभ्यता में कहीं यह साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे मंदिरों का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा काल में केवल मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं तथा कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है, क्योंकि मूर्तियों के साक्ष्य मिले लेकिन मंदिरों के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके थे। यहाँ पे मतलब ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जन्म होगा। तो 3 मतलब क्या थी? एक थी दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। आइए देखते हैं, यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की विधियां जो अभी हमने 3 देखी, तो उसमें क्या थे? 3 मतलब अंतिम के 3 प्रथाएं प्रचलित थी। देखते हैं कि दाह संस्कार, पहला दाह संस्कार, इसमें क्या किया जाता था? तो इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद राख को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। यह सबसे प्रमुख प्रथा थी। क्या थी? यह सबसे प्रमुख प्रथा थी। आगे पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। ठीक है। अगला है आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या था कि इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में जैसे कि आज किसी आदमी की डेथ होती है तो उसको रख दिया जाता है, जो पशु पक्षी खा लेते थे उसके बाद जो बचता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा एवं लोथल से एक ही कब्र में 2 व्यक्तियों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान पे एक ही कब्र में 2 व्यक्तियों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो एक है कालीबंगा और दूसरा है लोथल। आगे देखते हैं कि रोपण के एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या है कि रोपण से एक हमको मिला है कब्र जिसमें मालिक के साथ उसके कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य है। लोथल के एक कब्र से मालिक के साथ बकरे के बकरे के साथ मिला है, साक्ष्य मिला है, मतलब बकरे के साथ दफनाया गया है ऐसा मतलब मिला है। आगे बात करेंगे हड़प्पा काल की लिपि क्या थी, मतलब वहाँ पे लोग कैसे लिखते थे, कैसे पढ़ते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसके तहत हड़प्पा के लोग चित्रों के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करते थे। अभी तक 64 चित्रों की खोज की जा चुकी है। ठीक है। हड़प्पा के लोग मृत भांड के निर्माण करते थे, जिसका उपयोग अनाज को रखने के लिए करते थे। तो दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता के मुख्य बातें को जाना। तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने का मतलब यह है कि इसमें जो लिखी हुई बातें लिख के अगर हम समझाएं, लिख के बताएं आपको, तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, जिससे टाइम रहेगा। इसमें क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत जल्दी इसको रिवीजन कर सकते हैं। फास्ट रिवीजन के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करना है तो ये कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन,
मतलब इसकी पतन कैसे हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अनेक इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया था, परंतु तमाम निष्कर्ष के बाद यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत यह है कि बाढ़ आया जिसमें सारी सभ्यता बह गई। तो आज के लेक्चर में हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, और हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।